Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about another feature scaling technique called normalization. ठीक है? So हमने लास्ट वीडियो में स्टैंडर्डाइजेशन देखा और हमने ये भी डिस्कस किया कि फीचर स्केलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? और अब हम लोग आज के वीडियो में एक सेकेंड टेक्निक देखेंगे जिसको हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और एक कोड एग्जाम्पल के थ्रू जो भी हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा कंक्रीट बनाएंगे. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So let's first go through the formal definition of normalization. यहाँ पे लिखा हुआ है normalization is a technique often applied as a part of data preparation for machine learning. The goal of normalization is to change the values of numeric columns in the data set to use a common scale without distorting differences in the ranges of values or losing information. So मतलब अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो अगर आप कभी किसी डेटा सेट के साथ काम कर रहे हो, लेट्स से आप हाइट और वेट आपका इनपुट कॉलम है और आपको कुछ प्रिडिक्ट करना है, लेट्स से वो बंदा वो स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट खरीदेगा कि नहीं, कुछ इस तरीके का आपके पास डेटा सेट है. अब वेट्स का क्या है कि वेट एक ऐसा न्यूमेरिकल क्वांटिटी है जिसका मतलब किसी भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट्स, राइट? तो वेट भी उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और उसका एक यूनिट होगा. यूनिट कुछ भी हो सकता है, ग्राम्स, किलोग्राम्स, पाउंड, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो मशीन लर्निंग लिटरेचर में ये बोला जाता है कि अगर आप कभी भी न्यूमेरिकल क्वांटिटीज के साथ डील कर रहे हो तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप यूनिट्स को एलिमिनेट कर दो, बिकॉज यूनिट्स के साथ अगर आप काम करोगे ना तो फिर लफड़ा है, गड़बड़ है, राइट? तो इट्स बेटर कि आप एक कॉमन स्केल पे चीजों को ले आओ और फिर उसके ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाओ. यू विल ऑलवेज गेट बेटर रिजल्ट्स एंड दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड नॉर्मलाइजेशन, टू एलिमिनेट द यूनिट, जस्ट कीप द मैग्नीट्यूड, दैट टू ऑन अ कॉमन स्केल. ठीक है? आई होप आपको ये वाला बात समझ में आ रहा है. नाउ कम्स द क्वेश्चन कि नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं. सो अगर आप नॉर्मल मशीन लर्निंग के टर्म्स में बात करो, लाइक डे टू डे मशीन लर्निंग आप जिस तरीके से करते हो उसकी बात करो, तो सबसे जो फेमस टेक्निक होता है वो होता है मिन मैक्स स्केलिंग. मिन मैक्स स्केलिंग. इनफैक्ट कभी कभी ऐसे कैजुअली लोग इसको ही नॉर्मलाइजेशन बोल देते हैं. मतलब अगर आपको बोला जा रहा है नॉर्मलाइजेशन कर दे तो आपको ऐसे समझना है कि मिन मैक्स स्केल करने को बोला जा रहा है. ठीक है? बट इसके अलावा भी और कई तरीके की स्केलिंग टेक्निक्स होती है, नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स होती है. उनमें से एक है मीन नॉर्मलाइजेशन. मीन नॉर्मलाइजेशन जो हम पढ़ेंगे, और होता है मैक्स एब्सोल्यूट स्केलिंग. ठीक है? और एक और होता है रोबस्ट स्केलिंग. ये चार तो हम लोग इस वीडियो में ही कवर करेंगे. इसके अलावा और भी टेक्निक्स होती हैं. अगर आप साइकिट लर्न के डॉक्यूमेंटेशन में जाओ तो वहां पे आपको और बहुत सारे इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस मिलेंगे जो आप पढ़ सकते हो. बट हम सिर्फ फोकस करने वाले इन चार टेक्निक्स के ऊपर, और इसमें भी हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे मिन मैक्स स्केलिंग के ऊपर, बिकॉज अगर आप कभी भी नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हो तो 90% टाइम्स आप मिन मैक्स स्केलिंग ही करोगे. ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विथ मिन मैक्स स्केलिंग. इसका इंट्यूशन लेते हैं, कब काम आता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हम देखते हैं. ठीक है? सो लेट्स से आपके पास वेट बोल के एक न्यूमेरिकल कॉलम है आपके डेटा सेट में, और यहाँ पे वेट्स लेट्स से केजीज में है. तो 130, 67, 81, 61, 32, 54, इस तरीके से मान लो आपके पास 100 वेट्स है, मान लो. अब आपको अगर कोई बोले कि आपको इसको नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मलाइज करना है, या सिंपलर टर्म्स में बोला जाए कि आपको मिन मैक्स स्केलिंग अप्लाई करना है, तो बहुत सिंपल है एक्चुअली. आपको बस एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हर नंबर के ऊपर. इस डिस्ट्रीब्यूशन के हर नंबर के ऊपर आप एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हो कि जो ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू होगा दैट विल बी ओरिजिनल वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. दिस इज द फॉर्मूला. सो बेसिकली आपको यहाँ पे बस दो चीजें पता करके रखनी है इस पूरे के पूरे 100 नंबर्स में से, कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, वो आप निकाल के देख लो. जैसे अभी फिलहाल यहाँ पर 32 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 130 है.
ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लो 130 को कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा, 130 माइनस मिनिमम 32 डिवाइडेड बाय 130 माइनस 32, 1 आया। ठीक है, मान लो आपको इसको करना है, तो ये हो जाएगा 67 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 130 माइनस 32। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू डू मिन मैक्स स्केलिंग। बस ये सिंपल सा फंडा है, बस यही आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो ऑब्जर्वेशंस अगर आप नोटिस करो, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि आप जब ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दोगे तो जो नया डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, स्केल्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको मिलेगा, उसका रेंज 0 से 1 के बीच में ही होगा। आप इससे बाहर नहीं जा पाओगे, क्योंकि सोच के देखो, xi सबसे छोटा कब होगा, x min के केस में, x min के केस में आपका वो xi डैश 0 आ जाएगा। और ये सबसे बड़ा कब होगा, जब यहाँ पे x max होगा, और x max के केस में ये और ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो बेसिकली xi के मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1 आ रहा है और xi के मिनिमम वैल्यू के लिए 0 आ रहा है। दैट इज वाई जब भी आप मिन मैक्स स्केलिंग अप्लाई करोगे, आपको हमेशा जो आउटपुट मिलेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, वो 0 से 1 के बीच में स्केल्ड होगा हमेशा। दैट इज द बॉटम लाइन। ठीक है, अगर आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन देखना है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। बहुत सिंपल फंडा है। मान लो आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, वेट और हाइट। ठीक है, और इनिशियली आपका डेटा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, हाइट सेंटीमीटर्स में है और वेट केजी में है। सो यहाँ पे W है, यहाँ पे H है। ठीक है, और ये पूरा डेटा कुछ ऐसा है, ये आपके सारे कस्टमर्स हैं या जो भी हैं, ऐसा है। ठीक है, अब जब आप इसके ऊपर मिन मैक्स स्केलिंग अप्लाई करते हो तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ मीन 0 पे नहीं आ रहा, मीन के बारे में आप बात ही नहीं कर रहे, आप बस क्या कर रहे हो, इस पूरी चीज को उठा रहे हो और इस पूरी चीज को 0 से 1 के बीच में स्क्विश कर दे रहे हो, दबा दे रहे हो। ठीक है, सो वेट वाले स्केल पे यहाँ पे 1 है और हाइट वाले स्केल पे यहाँ पे 1 है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका डेटा सेट का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, ये आप इस पूरी चीज को उठा करके इस बॉक्स के अंदर डाल रहे हो। तो ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन यही है मिन मैक्स स्केलिंग का, कि आप यूनिट रेक्टेंगल में या स्क्वायर में इस चीज को डाल रहे हो। अगर ये 3D डेटा होता तो आप एक्चुअली एक यूनिट क्यूब में पूरे के पूरे डेटा को स्क्विश कर रहे होते, दबा रहे होते। ठीक है, अगर ये उससे ज्यादा डायमेंशन में होता तो आप यूनिट हाइपर क्यूब में इस पूरे डेटा को दबा रहे होते। ठीक है, स्क्विश कर रहे होते। अगर छोटा है तो एक्सपैंड कर रहे होते, जो कि बहुत कम होता है ऐसा। मोस्टली आप स्क्विश करते हो, दबाते हो, कंप्रेस करते हो। ठीक है, मतलब आप ये करते हो सो दैट ये यूनिट हाइपर क्यूब में बिल्कुल यही स्ट्रक्चर पकड़े हुए फिट हो जाए। दैट इज द ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन बिहाइंड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, हम एक एक्चुअल वाइन का डेटा है मेरे पास, जो मैंने कैगल से डाउनलोड किया, आई डोंट रिमेम्बर मैंने कहाँ से डाउनलोड किया, मेरे गिटहब रेपो में आपको ये सब मिल जाएगा। वहां पे हम सच में नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे पूरी चीज काम कर रही है। ठीक है, सो इफ आई गो टू माय ब्राउजर, यहाँ पे मैंने नोटबुक ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, आई जस्ट गो थ्रू द कोड। सो मैंने यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रखी हैं। ये मेरा वाइन डेटा डॉट CSV है। अब इसमें बहुत सारे कॉलम्स थे, मैं बस पहले 3 कॉलम्स ले रहा हूँ और उनका नाम ये रहा, क्लास लेबल, अल्कोहल, मैलिक एसिड। सो ये दोनों इनपुट है और ये आउटपुट है। अल्कोहल लाइक थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिख रहा है इन कंपैरिजन टू मैलिक एसिड, लाइक इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने बस जस्ट 1 सेकेंड, उसके बाद मैंने बस आपको ये दिखाना है कि अगर आप इस पॉइंट पे डिस्ट प्लॉट प्लॉट करो, PDF प्लॉट करो अल्कोहल वाले कॉलम का, तो ये इस तरह का एक बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, और जो कि नॉर्मल जैसा ही दिख रहा है। और ये मैलिक एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज इट। और मैंने एक स्कैटर प्लॉट भी प्लॉट किया, 2D स्कैटर प्लॉट, जहाँ पे x एक्सिस पे अल्कोहल है, y एक्सिस पे मैलिक एसिड है, और यहाँ पे मेरे जो क्लास लेबल्स हैं वो 3 अलग अलग क्लासेस हैं, 1, 2 और 3। तो वो 3 अलग अलग कलर्स में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको बस दिखाने के लिए कि डेटा हमारा इस तरीके का है, इसलिए किया। ठीक है,
अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप स्केलिंग करते हो किसी भी तरीके का, यू हैव टू फर्स्ट डू अ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद ये मेरे शेप्स आए हैं एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट का। उसके बाद मैंने क्या किया, साइकिट लर्न से मिन मैक्स स्केलर क्लास को इंपोर्ट किया, मिन मैक्स स्केलर क्लास को इंपोर्ट किया, और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिट किया ट्रेनिंग डेटा पे। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद जब भी फिट करोगे वो हमेशा ट्रेनिंग डेटा पे करोगे, बट ट्रांसफॉर्म आप ट्रेनिंग को भी करोगे, टेस्ट को भी करोगे। दैट इज हाउ यू डू इट, ठीक है। सो ये भूलना नहीं है आपको। और फिर मैंने अपने दोनों ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो भी मैंने सीखा। अब इस स्टेप में मैंने क्या सीखा होगा जब मैंने फिट किया होगा, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, बस दो चीजें मैंने निकाली होंगी मेरे डिस्ट्रीब्यूशन की, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको पता होगा कि जब आप साइकिट लर्न की क्लासेस यूज करते हो तो वो आपके डेटा फ्रेम को नमपाई एरे में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने बस उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए यहाँ पे उस नमपाई एरे को वापस डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने पुराना वाला डेटा को डिस्क्राइब किया है। सो यू कैन सी पुराने वाले डेटा में मिनिमम वैल्यू अल्कोहल का 11 था, मैक्सिमम वैल्यू 14.8 था, मैलिक एसिड का 0.9 था और 5.6 था। अब ऑब्वियसली जब आप ये मिन मैक्स स्केलिंग करोगे उसके बाद आपको पता है कि दोनों ही क्वांटिटीज का मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा और मैक्सिमम जो आपका वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। वही आपको यहाँ पे डेटा में दिखाई देगा। अल्कोहल का भी मिनिमम 0 हो गया, और हाँ अल्कोहल का भी 0 हो गया और मैलिक एसिड का भी 0 हो गया, और दोनों का मैक्सिमम वैल्यू इज ऑल्सो 1, ठीक है। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन अलग ढंग से बिहेव करेगा, उसके बारे में हम गारंटी नहीं कर सकते, हम बस मिन और मैक्स के बारे में गारंटी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया। और फिर मैंने क्या किया, वो जो मैंने लास्ट वीडियो में किया था, मैंने पुराना वाला डेटा बिफोर स्केलिंग और आफ्टर स्केलिंग का स्कैटर प्लॉट फिर से प्लॉट किया, एंड यू कैन सी कोई खास डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा। ये जो स्कैटर प्लॉट है ये एग्जैक्टली वही स्कैटर प्लॉट है जो आपने ऊपर यहाँ पे देखा, सेम स्कैटर प्लॉट। बस यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो आपका स्केल है, जो मैंने आपको बोला था कि आप एक यूनिट रेक्टेंगल के अंदर डेटा को कंप्रेस कर रहे हो, स्क्विश कर रहे हो, यहाँ पे देखो वही हो रहा है। डेटा का ओरिजिनल शेप को रिटेन करते हुए आप एक यूनिट रेक्टेंगल में, बिकॉज ये 2D है, आप उसको वहां पे स्क्विश कर रहे हो, दबा रहे हो, फिट कर रहे हो, ठीक है। और कोई चेंज नहीं है, डेटा का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही है। अगर आप नोटिस करो इट्स ऑलमोस्ट सेम, लाइक मेरे को कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है। मे बी कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस में अगर उतना नॉर्मल नहीं है तो थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुछ खुद से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करके उसके ऊपर आप स्केलिंग ट्राई करके देखो, तो आपका खुद का ऑब्जर्वेशन बिल्ड होगा। बट मोस्टली आपका जो डेटा का फॉर्म होता है वो रिटेन कर पाता है मिन मैक्स स्केलर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक और चीज की, मैंने आपको ये दिखाया कि मैंने बिफोर स्केलिंग मैंने दोनों क्वांटिटीज को प्लॉट किया। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा मैलिक एसिड थोड़ा सा कम था, 0 से लेके 6 के रेंज में, और अल्कोहल जो था वो 10 to 16 के रेंज में था। और ये फायदा देखो आप स्केलिंग करने का, मिन मैक्स स्केलिंग करने का, कि दोनों सेम रेंज में आ गए, 0 से लेके 1 के बीच में। अब ये थोड़ा सा आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पे 1 के आगे जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम केडी प्लॉट कर रहे हैं, और केडी प्लॉट क्या करता है, इन्फ्रेंस लेता है। वो इन्फ्रेंस वो काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर में आता है। यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दैट, जस्ट ऐसे सोचो कि आप 0 और 1 के बीच में दोनों चीजों को ले आए, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब दोनों सेम स्केल पे काम कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली गुड। जो आपको चाहिए था वो हो रहा है, ठीक है। सो अब लास्ट स्टेप में मैंने बस क्या किया, इंडिविजुअली आपको डिस्ट्रीब्यूशंस दिखा दिए। ये है अल्कोहल का डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर स्केलिंग एंड आफ्टर स्केलिंग, मुझे कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम द स्केल। एंड सेम विथ मैलिक एसिड, मैलिक एसिड में भी मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज नहीं दिख रहा अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि स्केल्स चेंज हो गए, स्केल चेंज हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन का शेप एग्जैक्टली वही है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का शेप चेंज हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस में चेंज हो सकता है, इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि शेप मेंटेन रहेगा, ठीक है। सो ये हो गई बात। यहाँ पर आउटलायर में एक प्रॉब्लम होती है कि आउटलायर में क्या होता है कि सिंस आप 0 से 1 के रेंज में स्क्विश कर रहे हो तो आउटलायर का इंपैक्ट भी स्क्विश हो जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी खराब बात है, अदरवाइज बाकी चीजों के लिए ठीक है, मिन मैक्स स्केलिंग इज ऑल फाइन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आई क्विकली शो यू 3 मोर नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स। इनमें हम बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन नहीं कर रहे, मैं बस आपको फॉर्मूला बता दूंगा और मैं आपको यूज केस बता दूंगा कि कहाँ पे यूज कर सकते हो आप इन नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स को,
और दैट्स इट। बाकी आप जाकर के खुद से ट्राई कर सकते हो, आपको साइकिट-लर्न में क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। सो एक और टेक्निक होता है, ये होता है मीन नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। मीन नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है जिसमें नंबर्स हैं, और इसको अगर आपको नॉर्मलाइज करना है यूजिंग मीन नॉर्मलाइजेशन, तो यहां पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है xi डैश इज इक्वल टू xi माइनस x मीन डिवाइडेड बाय x मैक्स माइनस x min। सो यहां पे आप मीन सेंटरिंग कर रहे हो, जैसे आप स्टैंडर्डाइजेशन में करते हो, यू आर डूइंग मीन सेंटरिंग। मतलब आपका डेटा कहीं भी हो, इस जगह पर अगर है तो आप उसको यहां पे लेके आ रहे हो, मीन सेंटरिंग कर रहे हो आप, यू आर डूइंग दिस, यू आर ब्रिंगिंग इट ओवर हियर, ठीक है। सो ये स्टेप वही है, और उसके बाद आप इस रेंज में उसको स्केल कर रहे हो, ठीक है, दिस रेंज, और ये आपको -1 to 1 के रेंज में वैल्यूज देगा। आप ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपका कोई भी वैल्यू मीन से कम है, इफ द वैल्यू इज लेस देन मीन, तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा, अगर वैल्यू मीन से ज्यादा बड़ा है तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, ठीक है। दैट्स इट। ये बहुत रेयरली यूज होता है, इनफैक्ट साइकिट लर्न में इसके लिए कोई क्लास नहीं है, ये आपको खुद से कोड लिखना पड़ेगा या जुगाड़ करना पड़ेगा। साइकिट लर्न में इसका सपोर्ट नहीं है, बहुत रेयरली आप यूज करते हो, और ये बोला जाता है ये यूजफुल होता है उन एल्गोरिदम्स में जहां पे आपको सेंटर्ड डेटा चाहिए होता है, सेंटर्ड डेटा चाहिए होता है, बट फिर जनरली लोग इसके बदले स्टैंडर्डाइजेशन यूज कर देते हैं, तो ये थोड़ा कम ही सा यूज होता है, बट सिंस मुझे आपको बताना था मैंने आपको बता दिया। सो दिस वाज मीन नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। एक और वेरिएंट डिस्कस करते हैं, मैक्स एब्सोल्यूट स्केलिंग, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां भी अगर आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट्स से वेट, और आपके पास इस तरीके से नंबर्स हैं, और आपको इसको मीन एब्सोल्यूट स्केल करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है xi डैश इज इक्वल टू xi डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x max। दिस इज मीन, आई एम सॉरी, मैक्स एब्सोल्यूट स्केलिंग। ओरिजिनल वैल्यू को आप बस क्या कर रहे हो, इस वैल्यू से डिवाइड कर दे रहे हो, दैट्स इट, बस इतना ही कर रहे हो, ठीक है। और इसके लिए एक क्लास है साइकिट लर्न में, मैक्स abs स्केलर बोल के, जिसको आप डायरेक्टली यूटिलाइज करते हो साइकिट लर्न में। कहां पे यूज होता है ये बोला जाता है यूजफुल होता है जहां भी आपके पास स्पार्स डेटा हो। स्पार्स डेटा मतलब एक ऐसा डेटा जिसमें जीरोस बहुत है। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जहां पे जीरोस बहुत है, तो आप वहां पे मैक्स एब्सोल्यूट स्केलिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा बहुत ज्यादा ये यूज नहीं होता, पर्सनली मैंने बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं किया कभी, बट जहां भी मैंने पढ़ा है वहां पे यही लिखा हुआ था कि जीरोस अगर ज्यादा है, स्पार्स मैट्रिक्सेस के साथ अगर आप डील कर रहे हो, बेसिकली आपके इनपुट मैट्रिक्स में अगर जीरोस बहुत है, तो यू शुड गो फॉर मैक्स एब्सोल्यूट स्केलिंग। मैंने पर्सनली उतना यूज नहीं किया, मैंने जो यूज किया है वो ये है रोबस्ट स्केलिंग, द नेक्स्ट वन। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कई बार काम आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रोबस्ट स्केलिंग में क्या होता है। अगेन आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा न्यूमेरिकल, अगर आपको उसको रोबस्ट स्केलिंग से स्केल करना है, तो इस केस में xi डैश का फॉर्मूला होता है xi माइनस x मीडियन डिवाइडेड बाय IQR। IQR क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको आप लिख सकते हो 75th परसेंटाइल वैल्यू माइनस 25th परसेंटाइल वैल्यू, दिस इज IQR। सो ये हुआ आपका रोबस्ट स्केलिंग, ठीक है। इसका भी आपको डायरेक्ट क्लास मिल जाएगा एसकेएलएन में, इसको बोला जाता है रोबस्ट स्केलर क्लास। ये सब आपको एसकेएलएन के प्री प्रोसेसिंग वाले मॉड्यूल में मिल जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है रोबस्ट स्केलिंग की, कि ये है रोबस्ट टू आउटलायर्स। अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं, तो आपको ये वाला स्केलिंग ट्राई करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि यही बेस्ट परफॉर्म करेगा, बट ये जनरली अच्छा परफॉर्म करता है इफ योर डेटा हैज गॉट अ लॉट ऑफ आउटलायर्स, ठीक है। सो ये भी आप लोग ट्राई करके देख सकते हो अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं।
एक बार ये ट्राई करके देखना और एल्गोरिदम चला के देखना। सी दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। ये सारे के सारी वैल्यूज दीज आर बेसिकली टूल्स, राइट। आप पहले से नहीं बता सकते कि कौन सी चीज बेटर परफॉर्म करेगी। हाँ, एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसपे एक चीज अच्छी परफॉर्म करती है, दूसरी चीज कम अच्छी परफॉर्म करती है, बट एक जनरल आपके पास एक टेबुलर डेटा, आप देख के नहीं बता पाओगे कि मिन मैक्स अच्छा करेगा या मैक्स एब्सोल्यूट अच्छा करेगा। वहां पे आपको ये सारा करके देखना होता है। मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंटेशन। जितना आप एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करते हो उतना आपको ज्यादा नॉलेज होता जाता है अबाउट द फील्ड, ठीक है। सो वन लास्ट थिंग दैट आई विल डिस्कस बिफोर क्लोजिंग द वीडियो इज नॉर्मलाइजेशन वर्सेस स्टैंडर्डाइजेशन। ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बहुत लोगों को, तो मैं आपको बस कुछ अपने पर्सनल प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ कि कब आपको कौन सा यूज करना चाहिए। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको हमेशा पहले तो समझना चाहिए कि आप किस तरह के एल्गोरिदम के साथ काम कर रहे हो, किस तरह के डेटा के साथ काम कर रहे हो। और फिर सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको चाहिए है पूछना कि इज फीचर स्केलिंग रिक्वायर्ड। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये आंसर करना है, फालतू में करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिसीजन ट्रीज के साथ काम कर रहे हो तो आपको नहीं जरूरत है फीचर स्केलिंग करने का, आप मत करो। पहला क्वेश्चन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्या मुझे फीचर स्केलिंग करना है कि नहीं। और ये नॉलेज आपको ऑनेस्टली तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप सारे एल्गोरिदम्स थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लोगे। आपको एल्गोरिदम का इंटरनल वर्किंग पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस कि मुझे स्केलिंग का जरूरत है कि नहीं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब अगर आप श्योर हो कि मुझे स्केलिंग करना ही है तो अब स्टैंडर्डाइजेशन करना है कि नॉर्मलाइजेशन करना है। तो यहां पे मैं आपको एक टिप बताता हूं, प्रैक्टिकल टिप। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व यूजिंग स्टैंडर्डाइजेशन। ज्यादातर में आपको बेटर रिजल्ट स्टैंडर्डाइजेशन में ही मिलते हैं, एंड दैट इज वाई स्टैंडर्ड स्केलर क्लास सबसे ज्यादा यूज होता है, ट्रस्ट मी। तो नॉर्मलाइजेशन कहां यूज होता है? नॉर्मलाइजेशन में अगर आप स्पेशली बात करो मिन मैक्स का, मिन मैक्स स्केलर सबसे ज्यादा तब यूज होता है जब आपको पहले से आपकी गिवन क्वांटिटी का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग में जब मैं सीएनएन के ऊपर काम करता था, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, तो वहां पे हम इमेजेस के ऊपर एल्गोरिदम रन करते थे। और इमेजेस में क्या होता था कि कलर चैनल्स होते थे और हर कलर चैनल का वैल्यू मिनिमम 250 होता था और मैक्सिमम 255 होता था। एंड गेस व्हाट, जब आप कभी सीएनएन पे काम करोगे तो वहां पे रियलाइज करोगे कि हर कोई ये स्केलिंग करने के लिए मिनमैक्स स्केलर यूज करता है। तो एक बहुत बढ़िया टिप ये है कि अगर आपको पहले से पता है कि आपकी न्यूमेरिकल क्वांटिटी का वैल्यू इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा, दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम, वहां पे आप मिनमैक्स स्केलिंग यूज करो। जब आपको कुछ आइडिया नहीं है, स्टैंडर्ड स्केलिंग यूज करो। जब आपको पता है आउटलायर्स हैं, रोबस्ट स्केलिंग यूज करो। जब आपको पता है स्पार्स मैट्रिक्स है, मैक्स एब्सोल्यूट स्केलिंग यूज करो, ठीक है। ये कुछ जनरल टिप्स हैं, बट अगर आप एकदम बिगनर हो और आपको भी आइडिया नहीं है तो सब यूज कर लो यार। मतलब पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपको, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन आपके मशीन को करना है, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि अच्छा मेरे पास ऐसा डेटा था, ऐसा एल्गोरिदम था, ये वाला स्केलिंग सबसे अच्छा काम किया। और वो जो आपका डेवलप होगा ना नॉलेज, वो आपका दिमाग में स्टिक करेगा और आपको आगे बहुत हेल्प करेगा जब आप एक्चुअल रियल वर्ल्ड डेटा सेट के ऊपर काम करोगे इन सम कंपनी, ठीक है। सो ये हो गया पूरा डिस्कशन अबाउट नॉर्मलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया। फीचर स्केलिंग में हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं और अब हम लोग ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं टू अदर फीचर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, और उसके बाद फिर विल मूव ऑन टू अदर फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक्स, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ सो गाइस, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।